हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएजी क्लासेस। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं आईएसआई एमएसक्यूई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसका डिटेल सॉल्यूशन, वो भी सिर्फ और सिर्फ पीईबी वाले पार्ट का, और उसमें भी सिर्फ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पार्ट का और इकोनोमेट्रिक्स पार्ट, क्योंकि मैं वो पढ़ाता हूँ तो मैं वो सॉल्यूशन आप लोगों के आगे करूँगा आज। ठीक है, 2021 का पेपर पीईबी में ज़्यादा दिक्कत बच्चों को आती है यार। पीए तो फिर भी चलो डुएबल टाइप हो जाता है, बिकॉज आप इससे पहले भी जो एंट्रेंसेस की तैयारी करते हो, चाहे सीयूटी की करो, आईआईटी की करो, जिसकी भी पहले आप करते हो, तो उसके थ्रू तो आराम से पीए कर लेते हैं काफ़ी बच्चे। बट बात आती है पीईबी की, बिकॉज आईएसआई का एग्ज़ाम ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि एक पोर्शन ऑब्जेक्टिव लेता है तो एक पोर्शन सब्जेक्टिव लेता है, जिसको हम पीईबी कहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही प्यारा सवाल है। मैं आईएसआई में ना मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को टॉपिक्स बता के चलता हूँ, मैथ स्टैट्स के कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करूँ, जिसमें मैं ऑब्वियसली कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, ये सब बताते चलता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, इसको जरूर बताते हुए चलता हूँ। और बहुत बार ये पूछा हुआ भी है, और पहला सवाल गाइस उसी से कनेक्ट होते हुए आया हुआ है। वैसे मैंने ये थ्योरम यूट्यूब पे फ्री डाली हुई है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो डिटेल में। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के 2 पार्ट है और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का 1 पार्ट है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ सच दैट आर मैपिंग आर बी ए कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन विच हैज एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। जो फंक्शन है इसके कम से कम 3 अलग जीरोस हैं। कम से कम 3 अलग जीरो हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बट कम से कम 3 अलग जीरो। जीरोस का मतलब क्या हो गया? इस फंक्शन के रूट्स हैं, कम से कम 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इस फंक्शन के। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। ओके, फंक्शन कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है। अच्छा, जीरोस का मतलब ये बता दिया, वी से एक्स इज जीरो ऑफ एफ इफ एफ एक्स इज जीरो। तो मतलब लेट सपोज x1 पे फंक्शन वैल्यू x1 इज द जीरो ऑफ स्मॉल f, देन x1 पे फंक्शन वैल्यू जीरो आंसर देगी। इसका मतलब ये है। ओके, चलिए आगे कह रहा है एक और फंक्शन जी आर मैपिंग आर बी डिफाइंड एज फॉलोज जी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स बाई टू इंटू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक जी एक्स ऐसा डिफाइंड दे दिया एफ एक्स से कनेक्ट करते हुए। प्रूव दैट जी हैज एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो। एक बात आप सारे के सारे बच्चे अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो यार, क्या कि आप लोगों के पास आईएसआई में पीवी में जितने मार्क्स का सवाल है, तो इसका मतलब यू नो उसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा होंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन 2 से 3 स्टेप में खत्म हो रहा है और वो 20 नंबर का हो, तो ऐसा पॉसिबल है। आईएसआई को ये नहीं चाहिए कि आप बस वी हैव टू शो दैट एंड दिस गिवन, ये सब इतना कुछ लिखो, वो नहीं चाहिए उसको। सिस्टमैटिक तरीके से आपको आंसर देना है, बस उसको समझ में आना चाहिए और आपको भी समझ में आना चाहिए, ये आपको समझाना अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। पहले तो फंक्शन आर मैपिंग आर है, इसके कम से कम 3 डिस्टिंक्ट जीरो है विच इज गिवन टू अस। जी जो हमें दे रखा है, जी एक्स जो हमें दे रखा है, विच इज ऑल्सो आर मैपिंग आर। यस, आर मैपिंग आर है। आर मैपिंग आर समझ गया ना यार, डोमेन और कोडोमेन। फाइन, नाउ व्हाट इज जी एक्स गिवन टू अस? जी एक्स गाइज मुझे दे रखा है ई की पावर एक्स बाई टू इंटू में एफ एक्स। फाइन, डोमेन जो है इसकी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, हमें प्रूव कर रहे हैं जी के भी कम से कम 3 डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे। ऐसे बोल सकते हो जी के कम से कम 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ओके, सबसे पहले इसमें जिसने इसको पहला क्वेश्चन ऐसा समझ लिया होगा ना, बस वही है इस क्वेश्चन का रामबाण, आई वुड से। तो क्या है रामबाण, देख लीजिए। ई की पावर एक्स बाई टू जो है कैन नेवर बी जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जीरो हो सकते हैं? नहीं हो सकता, बताओ ना। कोई बच्चे कहते हैं हाँ सर वैसे भी एक्सपोनेंशियल तो हमेशा पॉजिटिव होता है। कहते हैं सर हो सकता है ना अगर माइनस इन्फिनिटी डाल दिया जाए। क्या रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी आता है? हाँ सर आता है। नहीं आता बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के नंबर्स आते हैं। ओके, ठीक है, तो इसलिए ये तो कभी भी जीरो होगा नहीं। इसका मतलब जी का जीरो होना क्लियरली डिपेंड करता है एफ के जीरो। देखो जी जो है ना, 2 फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है, और हमें अगर किसी फंक्शन को जीरो बनाना है, किसी फंक्शन को जीरो बनाना है और वो 2 फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है, तो इन दोनों में कम से कम एक का जीरो होना जरूरी है, या दोनों भी जीरो तो काम चल जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो मतलब जिन एक्स पे फंक्शन वैल्यू जीरो होगी, उन्हीं एक्स पे, या जिन एक्स पे एफ वैल्यू जीरो होगी, उन्हीं एक्स पे जी वैल्यू भी जीरो होगी। तो इसके लिए आप लिख सकते हो जीरोस ऑफ जी क्लियरली डिपेंड्स ऑन जीरोस ऑफ एफ। ये लाइन जरूर लिखना।
ठीक है, जीरोज ऑफ जी डिपेंड्स ऑन जीरोज ऑफ एफ, ये लाइन लिखोगे आप। इसके बाद मैं लिख दूं, लिख देते हैं, ऐसा वैसा ही बोल सकते हैं फिलहाल तो, जीरोज ऑफ जी एक्स डिपेंड्स ऑन जीरोज ऑफ एफ, और ऐसे ही बोल सकते हो जीरोज ऑफ जी एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरोज ऑफ एफ। ये वाली लाइन ज्यादा थोड़ी अच्छी लगेगी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू x1 इज द जीरो ऑफ f, मीन्स f ऑफ x1 मेरे पास क्या है दोस्तों? जीरो है। ठीक है, चलिए जी, अगर f ऑफ x1 जीरो है तो मैं कह रहा हूं g ऑफ x1 भी जीरो होगा। देख लेते हैं, g ऑफ x1 क्या होगा? e की पावर x1 बाई 2 इंटू में f ऑफ x1। ये तो नॉन जीरो है, ये जीरो है, तो x1 पे g भी जीरो आ गया क्लियरली। तो जितने बेसिकली जीरोस f के हो जाएंगे उतने ही जीरोस g के भी हो जाएंगे, और वही जीरोस हो जाएंगे बेसिकली, यही बोले। शो दैट g हैज एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो, सिंपल, फाइन। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ इतना ही, थ्योरेटिकल वे में अगर आप लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग 3-3 रूट्स लेके भी दिखाते हैं, पर ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से उतना जितना मैंने एक्सप्लेन किया है दैट इज मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं, क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट द फंक्शन f प्लस 2f डैश हैज एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरो। इसके लिए आपको थोड़ा सा लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम रिकॉल करनी पड़ेगी, बट फिर देखते हैं। फिलहाल f तो ये रहा, f डैश, f और f डैश दोनों जोड़ में कम आएंगे, टोटल में कम आएंगे। जब अगर मैं इसमें प्रोडक्ट टूल लगा दूं, इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो मुझे f और f डैश दोनों मिल जाएंगे गाइस, f और f डैश दोनों मिल जाएंगे। तो देखो प्लीज किस तरीके से प्रोडक्ट टूल में लगाता हूं, प्लीज आप लोग। चलिए गाइस देखिए, तो सेकंड पार्ट में f प्लस 2f डैश चाहिए, मतलब उसके रूट्स हमें कम से कम 2 प्रूव करके दिखाने हैं, जीरोस कम से कम 2 प्रूव करके दिखाने हैं। तो मैंने बताया f और f डैश आपको मिलेगा इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से। प्लीज ध्यान से देखिए, ऑब्वियसली यार जो क्वेश्चन गिवन होगा उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल तो होगा इसको सॉल्व करने का, इसको प्रूव करने के लिए। देखिए मैंने ना g डैश एक्स किया, प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। e की पावर x बाई 2 f डैश एक्स प्लस में एफ एक्स इंटू में e की पावर x बाई 2 इंटू में 1 बाई 2। अगर मैं e की पावर x बाई 2 कॉमन ले लूँ बेटा, तो मेरे पास बच जाएगा क्या? 2f डैश एक्स प्लस में एफ एक्स। वाओ, आ गया ना कुछ ऐसा। 2f डैश प्लस एफ एक्स के रूट्स की मुझे तलाशी। अभी अभी हम लोगों ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है जहाँ पे हमने देखा था एक के रूट दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम थे, कब जब वो एक्सपोनेंशियल नॉन जीरो आ रहा था। तो फिलहाल मुझे कम से कम इसके 2 रूट्स दिखाने हैं, कम से कम इसके 2 रूट्स दिखाने। तो मैं बोल सकता हूँ रूट्स ऑफ g डैश एक्स and roots of 2f dash plus fx exactly the same. Why? Because e की power x by 2 is not equal to 0 for all x belongs to R. ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा सा एग्जामिनर को दिखाने के लिए मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ यार। मैंने लेट कर लिया एच एक्स इज इक्वल टू 2f डैश एक्स प्लस में fx, तो g डैश एक्स क्या आ गया? e की पावर x बाई 2 h ऑफ x। तो आप ये लाइन जरूर लिख देना, जीरोज ऑफ एच एक्स एंड जीरोज ऑफ जी डैश एक्स आर एग्जैक्टली दी सेम। सबसे पहली लाइन तो ये हो गई हमारे पास। ओके, अब एच एक्स के रूट्स तो ढूंढना एकदम से मुश्किल है, बट जी डैश एक्स के रूट्स ढूंढे जा सकते हैं बिकॉज मेरे पास जी के रूट्स हैं। अच्छा, अगर मेरे पास फंक्शन के रूट्स गिवन हो और मुझे फंक्शन के डेरिवेटिव के रूट्स में इंटरेस्ट हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं रोल्स थ्योरम। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं, let C1 greater than C2, या उल्टा ले लेते हैं, चलो ऐसे C1 greater than C2 greater than C3, ठीक है, be the roots of और zeros of g of x, है ना। g के कम से कम 3 रूट्स थे ना गाइस, अगर आपको याद हो, तो मैंने ऐसे 3 डिफरेंट रूट्स ले लिए। कम से कम 3-4 भी हो सकते हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें इसमें कम से कम 2 प्रूफ करना है।
ओके देखिए कैसे करेंगे। मैंने 3 रूट्स ले लिए जी एक्स के, जो मैंने फर्स्ट पार्ट से पता लगा लिया था कि उसके कम से कम 3 रूट्स होंगे। C1 C2 C3 तीनों के तीनों अलग अलग हैं, तभी C1 बड़ा है C2 से और ये इससे ऐसे तरह का। ठीक है, नाउ आराम आराम से चलते हैं। पहला केस बनाते हैं। ओके, y इक्वल टू जी एक्स लेके चलते हैं। ओके, और यहाँ से x लेके चलते हैं हम लोग, सिंस C2 छोटा है तो C2 से C1 कुछ इस तरीके से लेके चलते हैं। फाइन, ऐसे लेके चलते हैं। ओके, ध्यान से देखना यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है। g ऑफ C1 g ऑफ C2 इक्वल टू 0 है, ये क्वेश्चन में गिवन है बिकॉज मैंने उसको जीरोस माने या रूट्स माने। gx इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल भी है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है और फंक्शन अपने कॉर्नर पॉइंट्स पे जीरो वैल्यूज आपको दे रहा होता है, तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है? देन यूजिंग रोल्स थ्योरम वी से, यूजिंग रोल्स थ्योरम वी से देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन d1 बिलोंग्स टू, कम से कम एक ऐसा d1 लाई करेगा बिलोंग्स टू C2 से C1 सच दैट g डैश d1 इज इक्वल टू 0। तो कम से कम एक ऐसा d1 लाई करेगा जो C2 से C1 के बीच में होगा, जिसपे g डैश d1 0 होगा। तो मतलब d1 पे जो g डैश है वो 0 आएगा, मतलब d1 इज द रूट ऑफ g डैश x और d1 इज द जीरोज ऑफ g डैश x, ऐसे भी बोल सकते हैं। सिमिलरली जब मैं दूसरा केस बनाने जाऊंगा गाइज, जब मैं दूसरा केस बनाने जाऊंगा तो उस केस में y, देखो प्रेजेंटेशन देख लो मैं किस तरीके से कर रहा हूं, आप बिल्कुल ऐसी फॉर्म में ही दिखाना। ओके, अब मैं ले लेता हूं C3 से C2 ले लेता हूं फॉर एग्जांपल। ठीक है, C3 से जब C2 लिया तो क्या बचा मेरे पास? तो g ऑफ C3 भी 0 है, g ऑफ C2 भी 0 है बिकॉज ये दोनों रूट्स हैं, g के जीरोज हैं। पूरी ये वाली लाइन हम लोग चेप देंगे, एटलीस्ट वन d2 बिलोंग्स टू C3 से C2। ठीक है जी, ओके C3 मैंने, अब C3 छोटा है गाइस, C2 बड़ा है, इसलिए सच दैट g डैश d2 इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? इससे क्या निकल कर आता है कि कम से कम एक ऐसा d1 है जिसपे g डैश x0 है, कम से कम एक ऐसा g2 है d2 है जिसपे g डैश x0 है। तो इट मीन्स केस 1 और केस 2 कंबाइन करके क्या पता लगता है कि देयर आर एटलीस्ट 2 जीरोज ऑफ g डैश x। क्लियर है? कम से कम 2 जीरोज होंगे, कम से कम एक यहाँ से, कम से कम एक यहाँ से, तो मिला के देखूँ तो कम से कम 2 जीरोज होंगे। एंड अभी अभी ऊपर मैंने आपको क्या बताया था गाइज कि जीरोज ऑफ g डैश x इज एग्जैक्टली सेम एज जीरोज ऑफ h ऑफ x। हेंस इफ g डैश x has at least 2 roots or at least 2 zeros, then this also has at least 2 zeros। खत्म। प्यारा सवाल है, इतना ही लिखना है जितना मैंने आपको कराया, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा स्ट्रेच करने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब तुम्हें अगर कोई सवाल आता है तो तुम्हें मतलब इधर खुशी से उस पर वो सब कुछ नहीं लिख देना, तो तुम्हें सब कुछ आता है, जो पॉइंट्स मांगे गए सिर्फ वही लिखना है ना। आप ये मत लिखना रोल्स डिराइव फ्रॉम लाग्रेंज, तो लाग्रेंज हमने बताया है रोल्स है, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, उसको आता है, उसको बहुत कुछ आता है, बट उसने तुमसे जो पूछा तो वही आंसर करना प्लीज। चलिए गाइस, नाउ सेकंड का फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग 2 वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ये एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल में स्पेशली चैप्टर नंबर 17 और 18 जो है हैमंड के, उसको आप डिटेल में करो, जिसमें मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, कॉजाई कॉन्केव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सेट एंड कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में भी पूरा 18.9 तक अच्छे से करो, जहाँ पे आप लोगों के पास सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हो गई एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कुंटकर कंडीशंस हो गई। बिकॉज अगर इसमें जैसे इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 दे रखी है, अगर एक और इनइक्वालिटी आ जाती ना कोई इक्वेशन फॉर्म में, तो फिर मुझे कुंटकर ही लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है, फिलहाल इसको बाउंडेड सेट वाले से हम लोग कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमाइज करना है ये, इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकलेगा। तो सबसे पहला तो जो डोमेन है उसको आप प्लॉट कर लो। अगर आप डोमेन को प्लॉट करोगे तो डोमेन आपकी ये आ जाएगी, ठीक है ना गाइस? नहीं, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, नहीं ये एक्स प्लस वाई है, आई एम सॉरी, दिस इज एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1।
फाइन, देखेंगे सारे ध्यान से। तो जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 का, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा 0, 0, 1, 0, 0, 1। ठीक है। हाउ टू स्टार्ट, क्या प्रोसेस होता है पूरा। सबसे पहले जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसके स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं हम लोग। तो ओरिजिनल फंक्शन मेरे पास ये है, बहुत ही गंदा कलर आ गया। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे 2x, 0 पुट करेंगे। एफ डैश वाई निकालेंगे 2y, 0 पुट करेंगे। यहाँ से आ जाएगा 0, 0। इनसाइड या ऑन दी एजेस पे लाई भी कर सकता है बेसिकली। आप लोग का जो स्टेशनरी पॉइंट है जो कि कर रहा है 0, 0, मतलब इससे बाहर नहीं आना चाहिए स्टेशनरी पॉइंट। अगर बाहर आता है तो उसे हम फर्दर कैलकुलेशन के लिए कंसीडर नहीं करते। ओके, चलिए एफ डैश एक्स, एफ डैश वाई हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, ओके, उसके बाद बाउंड्री पॉइंट्स को अगर हम लेके चलें तो बाउंड्री पॉइंट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो हम चाहें तो केसेस ऐसे निकाल सकते हैं, या तो x की जगह 1 माइनस वाई पुट कर दें या y की जगह 1 माइनस एक्स पुट कर दें। तो ऐसे अगर करके चलें तो लेट अस सपोज x को ऐसे रखते हैं, y की जगह 1 माइनस एक्स रख देते हैं। अब ये पूरा x की फॉर्म में आ गया, तो इसको डी जेड बाई डी एक्स करेंगे 2x माइनस ट्वाइस 1 माइनस एक्स, 0 के इक्वेट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x 1 माइनस एक्स 2x इक्वल टू 1, x 1/2 आ गया, और x को 1/2 डालेंगे तो y 1/2 आ गया। ठीक है, फाइन। उसके अलावा h के पॉइंट तो हैं 1, 0, 0, 1, ये भी तो लेके चलनी पड़ेगी। तो एक इसे इंटरसेक्शन फंक्शन कहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट तो मुझसे पढ़े हुए हैं, मैं उनको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, पहले इंटरसेक्शन फंक्शन के स्टेशन निकालो, फिर बाउंड्री पॉइंट्स भी आप लेके चलो। तो ओवरऑल जो पॉइंट्स आप लोगों के पास आ गए, आसान सवाल है गाइस ये। 0, 0 आ गया, 1, 0, 0, 1 एंड 1/2, 1/2। और आपका जो z है विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट करो 0, 1, 1, 1/2, 1/2, 1/4, 1/2। तो आपके पास मैक्सिमम आ रहा है ये 1, जो कि इन 2 पॉइंट से आ रहा है। तो इसे मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हम कह सकते हैं। दैट्स ऑल। पता है कितने नंबर का सवाल है, कितने नंबर का सवाल है, देखें, सेकंड का फर्स्ट। अरे ऊपर जा भाई, 12 नंबर का सवाल है, बहुत होते हैं 12 नंबर। ठीक है, अच्छा मुझे पता है सेकंड की सेकंड में काफ़ी लोगों को डाउट रहेगा, और काफ़ी लोग विड्स वीडियो को देख रहे होंगे कि सर सेकंड कराएंगे। आज सेकंड नहीं कराऊंगा, सेकंड के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस, थर्ड का फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। लेट ए एंड बी बी मैट्रिसेस फॉर विच द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड, शो दैट इफ द कॉलम ऑफ बी आर लीनियरली डिपेंडेंट देन द कॉलम ऑफ ए बी आर लीनियरली डिपेंडेंट। मैं थोड़ा सा इसमें समय लगाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट वाइज से समझा सकूँ। देखिए प्लीज, थर्ड का फर्स्ट लेट कर लो, ए जो मैट्रिक्स है विच इज ए आई जे, इसका ऑर्डर ले लो m इंटू एन। ओके, बी मैट्रिक्स ले लो बी आई जे, इसका ऑर्डर ले लो n इंटू पी। और ए बी मैट्रिक्स को अंदर ले लो, लेट अस सपोज ए बी आई जे ऐसे करके, जिसका ऑर्डर डेफिनेटली m इंटू पी हो जाएगा। फाइन, हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें, गिवन है हमारे पास ए बी इज नॉट ए बी, आई एम सॉरी, कॉलम ऑफ बी आर लीनियरली डिपेंडेंट। और टू प्रूफ हमें क्या करना है, दैट कॉलम ऑफ ए बी आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये दिखाना है, कॉलम ऑफ ए बी आर लीनियर डिपेंडेंट। प्लीज ध्यान से ना इसको समझना। सबसे पहले तो लीनियर डिपेंडेंसी आपको पता होना चाहिए। लीनियर डिपेंडेंसी में कॉलम वेक्टर्स अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो उन्हें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके टोटल अगर 0 लिया जाएगा तो सारे के सारे स्केलर 0 नहीं होने चाहिए। यही लीनियर डिपेंडेंसी की परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम बी से। बी जो हमारे पास है वो क्या है, ये है बी आई जे एन इंटू पी। फाइन, इसको अगर मैं प्रॉपर ओपन करूँ तो इसको ऐसे लिख दूँ B11, B12 एंड B1n। ठीक है, आगे अगर करें तो P कॉलम है बेसिकली इसमें। फाइन, एंड n रोज है तो B1P हो गई, BN1, BN2 एंड BNP, कुछ ऐसा हो गया। हम लोग देख सकते, कह रहा है ये जो कॉलम है ये लीनियरली
डिपेंडेंट है। देखो मैं आपको बहुत बारीकी से एक एक स्टेप सिखा रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपको LDLI कितना याद है, लीनियर डिपेंडेंट डिपेंडेंट कितना याद है, बट आपको मेरे तरीके से थोड़ा सा भी अगर याद होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैं दोबारा आ रहा हूँ, बी को ना मैं यहाँ एक काम करता हूँ, दोबारा क्यों आ रहा हूँ, बैक जाते हैं, डिजिटल बोर्ड है, फ़ायदा उठाते हैं, इसको ऊपर खींच दो, ठीक है। देखिए ध्यान से, दैट मीन्स कॉलम्स आर लीनियर डिपेंडेंट, तो सम K1 B11 Bn1 प्लस सम K2 B12 till Bn2 and dot 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 sum Kp B1p Bnp equal to 0 and all Ki are not equal to 0, ठीक है, where I is 1 से लेके p तक, ये हमें गिवन है। ऐसा क्यों, ये ऑल है, ऐसा क्यों, बिकॉज दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, ऐसे ही, ठीक है। चलिए अब और आगे देखिए, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे टीचर बहुत डायरेक्ट कर देते हैं, ध्यान से देखिए, मैंने लेट कर लिया, लेट B1 इज इक्वल टू B11 से Bn1, ठीक है, डॉट 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 Bp इज इक्वल टू B1p से Bnp, फाइन, इस तरीके से लेट कर लिया। एंड लेट कर लिया वेक्टर K इस K1 से Kp, फाइन। फिलहाल इसी पोर्शन को अगर मैं लेके चलूँ, फिलहाल इसको B1 Bp माना है, तो और इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लेके चलता हूँ, किसको, इसको इक्वेशन 1 लेके चलता हूँ, और आइए ज़रा इधर इक्वेशन 1 में कलर चेंज कर लेते हैं। इन इक्वेशन 1 में क्या होगा, ध्यान से देखें, K1 B1 हो जाएगा, K2 B2 हो जाएगा, डॉट 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 Kp Bp हो जाएगा 0। अब थोड़ा तमीज़ से अच्छा लग रहा है। B1 जो है वो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कंसीडर करेगा मैट्रिक्स B के, इस तरीके से। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, B इंटू K इज इक्वल टू 0, वेयर B इज द मैट्रिक्स। अच्छा, B मैट्रिक्स में बेसिकली क्या है, अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो B मैट्रिक्स में कॉलम है B1 B2 टिल Bp, और K जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें क्या आ रहा है, K1 से Kp। देखो ना, ये रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत सारी बुक्स में ना यहीं से शुरू करते हैं, पर मेरा मन नहीं था यहाँ से शुरू करने का, मैं आपको सिखाना चाहता था कि ये कैसे बना, फाइन। चलिए ओके, तो फाइन, अब हमें A को लेके प्रूव करना है। वी नीड टू प्रूव दैट ए बी के जो कॉलम होंगे वो क्या होंगे, लीनियर डिपेंडेंट होंगे। तो इट मीन्स अगर कायदे से AB के प्रोस्पेक्टिव से बताऊं, तो मैं अगर AB को किसी एक ऐसे स्केलर मैट्रिक्स के साथ कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं जिसके सारे एलिमेंट 0 ना हो, तो भी मेरा काम बन जाएगा। अब किसी तरीके से मैं यहाँ पे A भी ले आऊँ तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मुझे पता है K के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे 0 नहीं है। तो मैंने क्या किया, प्लीज़ हैव अ लुक एवरीवन, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे A लिखा, फाइन, और यहाँ पे भी A से मल्टीप्लाई किया, फाइन। आगे देखते हैं। सो मेरे पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखेंगे, A से मल्टीप्लाई करने पे ये तो 0 हो जाएगा, ये स्केलर है और ये दोनों मैट्रिक्स हैं, तो ये दोनों साथ आ जाएंगी। AB K इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, वेयर ऑल K आर नॉट, वेयर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ K कॉलम वेक्टर्स आर नॉट 0, हेंस AB is linear independent, या columns of matrix AB are linearly dependent, that's all, ठीक है। वेरी नाइस क्वेश्चन। कमेंट करना गाइज आप लोगों को कैसे लग रहे हैं जिस तरीके से मैं सोल्यूशन आपको करा रहा हूँ। तुम लोग को अपना काम निकल जाता है, तुम निकल जाते हो। चलिए गाइज थर्ड के सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, लेट Li denotes the column vector with 3 element each of which is 0 except for the ith element which is 1. Consider a linear transformation R cube mapping R cube which is L of E1 इतना, L of E2 इतना, L of E3 इतना. Does L maps R cube onto R cube? Prove your answer. लीनियर अलजेब्रा याद है? याद है तो ही कर पाओगे, वरना तो फिर बाउंस मार जाएगा क्वेश्चन आप लोगों से। देख लो, E1 E2 E3 ये दे रखें। E1 मतलब 1 है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट 0 होगा, बाकी जीरोज है। फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 होगा, बाकी जीरोज है। E2 में सेकंड वाला एलिमेंट 1 होगा, बाकी जीरोज है। ऐसे ही ये हो जाएगा। L ऑफ E1 दे रखा है E1, तो L ऑफ E1 तो यही हो जाएगा 1 0 0, और ये E1 प्लस E2 दे रखा है, मतलब इन दोनों को जोड़ लीजिए 1 1 0, और ये E2 प्लस E3 दे रखा है तो 0 1 1। तो आपके पास
ये आ गया L ऑफ E1, L ऑफ E2, L ऑफ E3, ये 3 टर्म्स आ गए आप लोगों के पास, ठीक है। अब कह रहे हैं ऑन टू, तो ऑन टू आर क्यूब का बेसिक मतलब होता है जब ये दोनों डायमेंशन सेम है, बेसिकली ये भी आर क्यूब है। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए जब आप इसको लेके कोई एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स मतलब इनके कॉलम को लेके अगर आप मैट्रिक्स बनाएंगे, मीन्स इस तरीके से L ऑफ E1 कॉमा हटा देना, आई एम सॉरी, L ऑफ E2 और L ऑफ E3 को लेके मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स ए नाम दे दो लेटर सपोज, तो ये क्या बन रही है 1 0 0 और नेक्स्ट क्या है 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी तो आपके पास क्या मांगा है, एल मैप करेगा आर क्यूब ऑन टू आर क्यूब। मतलब ऑन टू कब होगा एल आप लोगों के पास, जब आपके पास एल को लेके जो मैट्रिक्स बनेगी, एल ऑफ E1, एल ऑफ E2, एल ऑफ E3 को लेके जो मैट्रिक्स बनेगी, फाइन। आप देख सकते हो यहाँ पे आर क्यूब मैपिंग आर क्यूब है, और ये एक तरीके से ना आपको डायरेक्टली फंक्शंस वैल्यू ही दे रखी है, एल ऑफ E1, एल ऑफ E2, एल ऑफ E3 ये दे रखी है। इसको लेके जो मैट्रिक्स बनेगी वो अगर इन्वर्टेबल हो जाएगी आप लोगों के पास तो उसको ऑन टू बोला जाएगा। अब बच्चों बहुत डिटेलिंग है, स्पैन आता है, फिर इंडिपेंडेंसी आती है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। बट मैट्रिक्स में अगर ये दोनों डायमेंशन से मतलब सॉरी ऑन टू में या लीनियर अलजेब्रा में ये दोनों डायमेंशन सेम होती हैं, आर क्यूब मैपिंग आर क्यूब होता है, तो इससे लेके अगर कोई मैट्रिक्स बनेगी अगर वो इन्वर्टेबल हो जाएगी, मीन्स डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ जाएगा तो वो ऑन टू हो जाएगी। ओके चलिए जी, कहाँ चले गए हम, डिटर्मिनेंट निकाल लो, काम खत्म। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 माइनस 0 -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 0 0 0 फर्स्ट, ये तो 0 तो 1 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। सिंस मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल हेंस इट इज ऑन टू, काम खत्म। इतना ही लिख कर आ सकते हो आप, मतलब एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आपको ऑन टू वाला कॉन्सेप्ट याद भी है या नहीं। ओके लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छे से करना, मैंने कम से कम बच्चों को अपने 20 से 22 क्लास दे रखे हैं लीनियर अलजेब्रा करना पड़ेगा गाइस, कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। ओके सो आज के लिए इतना ही पढ़ते, आज के लिए कितना पढ़ते हैं, हो गया खत्म। एक सेकंड पार्ट बचा हुआ उसका अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, बट होपफुली आपको जो मैंने सोल्यूशंस कराए अच्छे से क्लियर हो गए हों। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनल विंडो पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, नमस्ते। कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा।